हाय फ्रेंड्स, प्रज्ञान लाखिया हियर। आज के इस वीडियो में हम यूएसए की 16th लार्जेस्ट बैंक, जिसे सिलिकॉन वैली बैंक कहा जाता है, वो डिफॉल्ट हो गई है और इसके पीछे के रीजन क्या है और अब आगे क्या हो सकता है स्टॉक मार्केट में, और इसके अंदर क्या 2008 जैसा बड़ा रिसेशन आ सकता है। इसके रिलेटेड बात हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आफ्टर 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, फर्स्ट टाइम इन लास्ट 15 ईयर्स यूएसए के अंदर कोई बैंक डिफॉल्ट हो गया है। सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो यूएसए का 16th लार्जेस्ट बैंक है और इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो सिलिकॉन के अंदर स्टार्टअप और वेंचर को फंडिंग देता है। सिलिकॉन वैली बैंक का जो लोन पोर्टफोलियो है उसके अंदर ये 50 से 60% पार्ट इसका इन्होंने वेंचर कैपिटल और पीई, जिसे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स कहा जाता है, उसके थ्रू स्टार्टअप को दिया हुआ है। 2019 में जब इंटरेस्ट रेट बहुत ही लो थे, उस टाइम पे इसके अंदर 120 मिलियन डॉलर्स की डिपॉजिट थी। 2019 के अंदर इसके अंदर 40 मिलियन डॉलर की डिपॉजिट थी, जिसे नॉन इंटरेस्ट डिपॉजिट कहा जाता है। नॉन इंटरेस्ट डिपॉजिट जैसे कि हमारा करंट अकाउंट है जिसके अंदर बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट पे नहीं करता है, सेम वे यूएसए के अंदर नॉन इंटरेस्ट डिपॉजिट होता है। इन द ईयर 2021 ये 40 मिलियन की जो इनकी नॉन इंटरेस्ट डिपॉजिट्स थी वो बढ़ के 2021 में 120 मिलियन डॉलर की हो गई थी। ये 120 मिलियन डॉलर को बैंक या तो किसी को लैंड कर सकता है या फिर ये अपना इस पैसे को कहीं और जगह पे इन्वेस्ट कर सकता है। सिलिकॉन वैली बैंक ने क्या किया कि इन्होंने अपना जो पैसा था उसमें से 77% पैसा यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया या फिर यूएस ट्रेजरी में इन्वेस्ट कर दिया। जो यूएस ट्रेजरी में इन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था वो HTM था। HTM का फुल फॉर्म होता है हेल्ड टिल मैच्योरिटी। इन लोगों ने जब HTM बॉन्ड्स में, हेल्ड टिल मैच्योरिटी बॉन्ड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, उस टाइम इंटरेस्ट रेट जो था इस बॉन्ड पे वो 1 to 1.5% चल रहा था। अभी जब फेड अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो अभी इसी बॉन्ड पर इंटरेस्ट रेट 4 से 5% मिल रहा है, और जब भी बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। तो अब जब इसकी वैल्यू कम हो जाती है तो बैंक को लॉसेस होते हैं, और जब बैंक को लॉस होता है तो इसके जो डिपॉजिट होल्डर है जिन्होंने अपना पैसा बैंक के अंदर इन्वेस्ट किया था या अपना पैसा बैंक के अंदर करंट अकाउंट में रखा था, वो सभी लोग अपना पैसा लेने के लिए आ जाते हैं। जब बहुत सारे लोग अपना पैसा बैंक से विड्रॉ करने आ जाते हैं तो इसे रन ऑन द बैंक कहते हैं। जब बैंक के पास इतने सारे लोग पैसा विड्रॉ करने आते हैं तो बैंक के पास तो इतना ज्यादा लिक्विड पैसा होता नहीं है। तो इस टाइम पर अब क्या हो सकता है कि इसके अंदर रेगुलेटर या फेड जो है उसे अपने बीच में आना पड़ता है, बैंक और कस्टमर के बीच में। जब ऐसा न्यूज आता है कि बैंक के पास पैसा नहीं है अपने होल्डर्स को देने के लिए, तो क्या होता है कि फेड और रेगुलेटर्स बीच में आते हैं। जिस तरह से हमारे इंडिया में सिस्टम है कि अगर कोई भी बैंक डिफॉल्ट होता है तो आपका 5 लाख तक का डिपॉजिट सेफ है, सेम वे यूएसए में भी ऐसा कुछ सिस्टम है। अगर बैंक डिफॉल्ट होते हैं तो आपके $2.5 लाख तक की अमाउंट सेफ है। अभी मेन और इंटरेस्टिंग बात अगर हम देखें तो इसके अंदर कुछ 17,500 करोड़ रुपए हम इंडियन करेंसी में देखें तो इतने रुपए अनसिक्योर्ड है। अभी जिन लोगों का अमाउंट $2,50,000 से कम है उन सभी को तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसकी वैल्यू कुछ 17,500 करोड़ होती है कि जिनको ये इंश्योरेंस के अंडर में अपना पैसा नहीं मिलने वाला है। तो इससे क्या इफेक्ट होता है कि अभी किसी स्टार्टअप को पैसा नहीं मिलेगा तो स्टार्टअप अपनी सैलरी नहीं कर पाएगा। स्टार्टअप सैलरी नहीं करेगा तो वो जो आगे का पर्सन है वो अपना रेंट नहीं दे पाएगा, और वो जो अपना खर्चा है वो डायरेक्टली कम कर देता है। इससे मार्केट में रिसेशन आता है, और ये जो एक बैंक उठती है तो इसके साथ साथ बहुत सारी बैंक को इसका इफेक्ट होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई बैंक का शेयर गिर रहा है तो लोग क्या करते हैं, इस बैंक के साथ साथ और बैंक के भी शेयर शॉर्ट कर देते हैं। सेम वे यूएस में भी यही हो रहा है। जैसे ही ये न्यूज आया उसी दिन यूएसए का बैंक इंडेक्स 7% डाउन हो गया था। और भी बैंक है जिन्होंने अपना पैसा एसवीबी बैंक को दिया होगा या एसवीबी बैंक ने अपना पैसा किसी और बैंक को दिया होगा। इस तरह से पूरे मार्केट में एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। स्टार्टअप अपनी सैलरी करने में फेल हो जाते हैं,
एसवीबी बैंक ने अपना पैसा किसी बैंक को दिया है, किसी बैंक ने अपना पैसा एसवीबी बैंक को दिया है, और इस तरह से पूरा एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। और अगर कोई इमर्जिंग इकोनॉमी की प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ उस कंट्री की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन अगर यूएस में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके साथ साथ अगर हम हमारे इंडियन मार्केट को देखें तो इससे पूरे वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए खराब हो ही चुका है, क्योंकि अगर वहां पर बैंक के शेयर यूएस में गिरते हैं तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इंडियन बैंक के शेयर शॉर्ट करते हैं। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी लोग यहाँ पर आकर सेल करते हैं। इसके साथ अगर और एक डेटा देखें तो एफआईआई इंडेक्स पर 83% शॉर्ट साइड पर खड़ा है। तो यहाँ से मार्केट में जब तक निफ्टी 17,500 के ऊपर एक क्लोज नहीं देता तब तक मार्केट में सेलिंग की साइड ही रहना चाहिए। मार्केट यहाँ से 17,250 के एक सपोर्ट तक आ सकता है, उसके बाद 17,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक आ सकता है। यहाँ से मार्केट का जो पहला सपोर्ट है वो 17,250 है, उसके बाद मार्केट को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 17,000 का, और उसके बाद निफ्टी को एक 16,800 का डेली और वीकली चार्ट पर एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर कहां से घूम सकता है। तो हम चार्ट पर अब एनालिसिस करते हैं कि मार्केट कहां जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि निफ्टी जब तक 17,800 के ऊपर क्लोज नहीं देता तब तक मार्केट में और नई रैली नहीं हो सकती है। निफ्टी एग्जैक्टली 17,800 के पास से इसके अंदर सेलिंग आ गया है, और उसके बाद मार्केट के अंदर कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट्स हो गए हैं, और मार्केट के अंदर मेरे चार्ट के हिसाब से निफ्टी में एक डेली सेल आ गया है। मेरे चार्ट के ऊपर जब भी निफ्टी के अंदर ये ऊपर की साइड येलो लाइन को टच किए बगैर जब भी सेल आता है तो निफ्टी अपने प्रीवियस स्विंग लो तक जाता ही जाता है। तो अगर हम चार्ट पर हम देखें तो निफ्टी 17,250 तक आ सकता है। इसके साथ अगर हम यहां से निफ्टी 17,250 इसका पहला मेजर सपोर्ट है, और इसके बाद निफ्टी 17,000 तक आ सकता है। निफ्टी को अगर वीकली हम एनालिसिस करें तो वीकली चार्ट्स पर निफ्टी के लिए ये एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है 17,300 का। अगर निफ्टी को हम वीकली चार्ट्स पर देखें तो वीकली चार्ट्स के हिसाब से निफ्टी के लिए 16,750 एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के मार्केट्स में सेंटीमेंट्स है, मार्केट 16,800 के करीब आ सकता है। मार्केट को सबसे पहले 17,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो वहां तक आ सकता है, और अगर 17,000 ब्रेक होता है तो मार्केट 16,800 से लेके 16,750 तक आ सकता है। और अगर यहाँ से मार्केट को टर्न अराउंड होना है तो इसको एक पॉजिटिव न्यूज की जरूरत पड़ेगी, वो कहीं से भी आ सकता है, और मेनली वो अगर यूएस से आते हैं तो ही हमारे मार्केट टर्न अराउंड हो सकता है। और मार्केट में हम बुलिश साइड तभी लेंगे जब निफ्टी 17,500 के ऊपर एक दिन अच्छे से क्लोज कर पाए। निफ्टी के साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो वो भी सेम वे निफ्टी के जैसे ही ऊपर की साइड येलो लाइन के टच किए बगैर नीचे की साइड सेल दे रहा है। इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी भी नीचे की साइड 39,400 तक आ सकता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। अगर हम इसके साथ साथ अगर हम ओआई का चार्ट देखें तो 17,500 पर ही बहुत ही ज्यादा कॉल राइटर्स खड़े हैं, तो जब तक मार्केट 17,500 क्रॉस नहीं करता है तब तक हमारा व्यू बेरिश ही रहेगा। इसके साथ साथ अगर हम एफआईआई का भी डेटा देखें तो एफआईआई पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से इंडेक्स पर शॉर्ट कर रहा है। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर एफआईआई 83% सेल साइड पर खड़ा है, तो मार्केट यहां से बहुत ही जल्दी ऊपर नहीं जा सकते, और अगर मार्केट को ऊपर जाना भी है तो मार्केट को पहले अपना एक बेस बनाना होगा। तो अभी मेरा जो व्यू है वो मार्केट को लेकर थोड़ा नेगेटिव है, और मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि निफ्टी सबसे पहले 17,250 और इस एक्सपायरी के लिए 17,000 तक आ सकता है, और अगर निफ्टी 17,500 के ऊपर क्लोज करता है तो ही मैं अपना व्यू चेंज करके बुलिश साइड आ जाऊंगा। मेरे व्यू को चेंज करने के लिए निफ्टी को 17,500 के ऊपर क्लोज देना जरूरी है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।